कौन है ये दोनों? परेशान तो वो पहले ही हो चुकी थी, मगर फिर कुछ सोचते वो बाद में पूछने का सोचकर खामोश थी। जाफ़र साहब ने बगौर अपनी शरीके हयात को देखा। उनका तफ्तीश करता लहजा उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर चुका था। मेहमान समझ लो। उसके लिए जड़ी बूटियाँ निकालते वो हमेशा की तरह नर्म मीठे लहजे में बोले थे। मेहमान तो हैं, मगर क्या लगते हैं? रिश्तेदार हैं क्या? आप यूं ही पूछ गुछ किए बिना ही इन्हें ले आए। मेजर साहब, अब हमारे वाला दौर नहीं रहा। अब वक्त बहुत बदल चुका है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। अपने तईं वो उन्हें समझाते हुए बोली कि वो गहरा सांस खारिज करते रह गए। वो लड़का ज़ख्मी था और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो लोग उसे मारने की बात कर रहे थे, और इस मासूम बच्ची की हरासा होती शक्ल देखते ही मुझे तरस आ गया। मैंने सिर्फ मदद की है और तो कुछ नहीं। हाँ, वो तो ठीक कहा आपने, बच्ची काफ़ी रो रही है। उन्हें याद था कैसे उनके शोहर के साथ वो लड़की भी तो उस ज़ख्मी लड़के को सहारा देकर लाई थी। उसे रोता देख वो खुद भी काफ़ी परेशान हुई थी। चलें, हम दोनों मिलकर आते हैं उनसे। जाफ़र साहब ने खाड़ा मग में उंडेलते उन्हें भी पेशकश की तो वो मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला गईं। वो चलते हुए उनके मखसूस कमरे तक आए। लकड़ी से बना ये छोटा सा हट था जो बज़ाहिर नज़र आने से अंदर ज़्यादा खूबसूरत था, जहाँ वो हर साल आया करते थे अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हों को जीने के लिए। आहट पाते ही अब रेशम ने भीगी नज़रों से डरते हुए सामने देखा था, मगर सामने ही उन शफीक चेहरों को देखती वो पुरसकून हुई थी। वो दोनों एक साथ कमरे में आए। फ़िक्र मत करो, ये ठीक है। अब मैंने गोली निकाल दी है, बस जहर फैलने की वजह से बेहोश है, जल्द ही होश में आ जाएगा। जाफ़र साहब ने खाड़ा लकड़ी के छोटे से मेज़ पर रखते असफंदियार को टिकटिकी बांधे देखती अब रेशम के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि उसने खाली खाली नज़रों से उन्हें तका। क्या लगता है ये लड़का तुम्हारा? उसकी आंखों की बेचैनी वो पढ़ चुकी थी, मगर फिर भी वो पास बैठती उसके हाथ को थामते नर्म लहजे में बोली, जबकि जाफ़र साहब अब दोबारा से कॉट पर बेहोश लेटे असफंदियार की जानिब मुतवज्जो उसके ज़ख्मों का मुआयना कर रहे थे। शोहर है मेरा। अचानक से उसके मुंह से अदा हुआ। उसके रोने में मज़ीद तेज़ी आ गई थी कि सकीना बी ने उसे फ़ौरन खुद से लगाया। बस बच्ची, ठीक हो जाएगा तुम्हारा शोहर, रो मत। उसके आंसू साफ करते वो शफ़क़त से बोली थी। नहीं, मेरी वजह से गोली लगी इन्हें। मैं इन सब की ज़िम्मेदार। वो कपकपाती आवाज़ में कहते बिलखते हुए रोने लगी कि सकीना को उसे संभालना मुश्किल हो गया था। वो परेशान हो गई थी कि आखिर इतनी मासूम प्यारी सी लड़की क्यों खुद को अपने शोहर की हालत का ज़िम्मेदार ठहरा रही है। ऐसे नहीं कहते। कोई भी बीवी नहीं चाहती कि उसका शोहर बीमार हो या फिर उसे कुछ हो। अब तुम जल्दी से ये खाड़ा ख़त्म करो ताकि तुम में ताकत आ सके अपने शोहर को संभालने की। वो नरमी से कहते उसे छोटे से सोफ़े पर टांगे ऊपर करते बिठा गई थी। वो सुनती एकदम खामोश हुई थी। अब उन्हें क्या कहती कि ये सब उसी की वजह से ही तो हुआ था। पहले इज़मार और अब असफंदियार। सोच सोच कर उसका दिमाग चकरा रहा था। उसे अपना आप कसूरवार महसूस हो रहा था। आंटी, मुझे नहीं पीना। वो मुंह बनाते फ़ौरन से उनके हाथ को पीछे कर गई। अंकल, ये ठीक कब तक होंगे? वो लोग हमारे पीछे ही हैं, वो यहाँ भी आ जाएंगे। उसे सोचते ही दिल में होल उठने लगे थे। अगर उसकी वजह से किसी को भी कुछ होता तो वो खुद को कभी माफ़ ना कर पाती। बेफिक्र रहो बेटा, उन लोगों की बातें सुनी थी मैंने। वो अब तुम दोनों का पीछा नहीं करेंगे, जाफ़र साहब ने पुरसोच अंदाज में कहा था, और अपने शोहर की तरफ से भी बेफिक्र रहो। बहुत बहादुर है ये। उन्हें याद था कैसे जब वो उसे ज़ख्मी हालत में लहूलुहान लेकर आए थे तो वो बेहोशी में भी एक ही नाम बार बार पुकार रहा था। वो ज़माना शनास थे, एक लंबा अरसा फ़ौज में गुजार चुके थे। माफ़ करना बेटा, हम दोनों मियाँ बीवी अरसे से यहाँ आते रहे हैं। इस जगह के साथ हमारी बहुत सी खूबसूरत यादें जुड़ी हैं और कभी किसी और का आना भी नहीं हुआ। जब भी हमें मज़ीद किसी कमरे या फिर पलंग की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तुम दोनों आराम से यहाँ रह सकते हो। हम साथ वाले कमरे में हैं। रात तक इसे भी होश आ जाएगा, तब तक तुम भी आराम कर लो। सकीना बी ने सरगोशीनुमा आवाज़ में उसे मुद्दा समझाया, जबकि वो एक पलंग पर सोने का सुनकर शर्म से सुर्ख पड़ते चेहरे को झुका गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़रे बद से बचाए। खुश रहो।
اس کے گلنار ہوتے چہرے کو محبت سے چھوتے وہ کہتی جعفر صاحب کے پیچھے ہی سے کمرے سے نکلی، جبکہ ابریشم ان کے جاتے ہی فوراً سے اٹھی اور ایک ہی جست میں دوڑتے دروازے کو اندر سے لاک کیا تھا۔ اس کی سانسیں پہلے ہی زیادہ تیزی سے چل رہی تھی، جبکہ دھڑکنوں نے الگ ادھم مچا رکھا تھا۔ وہ ایک نظر خاموشی میں ڈوبے چھوٹے سے ڈبے نما کمرے پر ڈالتے آگے بڑھی۔ دیار کہو، کانوں میں گونجتی ایک گمبھیر سرگوشی۔ وہ سنتی جھٹ سے خود سے چند قدموں کے فاصلے پر ہوش و خرد سے بیگانہ پڑے وجود کو دیکھنے لگی۔ وہ تو بے ہوش تھا، پھر اسے کیوں لگا کہ جیسے ابھی اس کے کان میں اس نے سرگوشی کی تھی۔ وہ قدم اٹھاتی پلنگ کے پاس آئی، سرتا پاؤں سے دیکھتے اس کی نظریں کندھے پر ٹکی تھیں جہاں پر لپٹی سفید پٹی خون سے لت پت۔ دیکھتے ہی اس کے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگی۔ کیا تھا یہ شخص؟ آخر کیوں بار بار اس کے لیے خود کو آگے کر دیتا تھا؟ بے ساختہ اس کی مخروطی انگلیوں نے اس کے ماتھے تک کا سفر طے کیا۔ وہ کھوئے ہوئے سے انداز میں اس کے ماتھے کے بکھری سیاہ زلفوں کو سنوارنے لگی۔ اس کی وجہ سے وہ تکلیف میں تھا۔ ہاتھ سرکتا اس کے کندھے تک گیا تھا۔ سفید خون سے رنگی سرخ ہوتی پٹی اسے دیکھ کر پھر سے تکلیف ہونے لگی۔ وہ بھول چکی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ نفرت کا اظہار کر رہی تھی اس سے۔ اسے دیکھنا تک اسے گوارا نہیں تھا، مگر اس وقت اس کی آنکھوں کے سامنے موجود یہ چہرہ اسے سب سے الگ، اپنا سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، سنا تم نے؟ اسے لگا شاید وہ ہنسا تھا اس کی حالت پر۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولی تھی، تم نے جان بوجھ کر کیا ہے نا یہ سب، مگر یاد رکھنا میں تب بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم بہت برے ہو، بہت زیادہ۔ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی تھیں جبھی وہ اسے باور کروانے لگی، مگر مقابل کو یوں خاموش دیکھ کر اسے سچ میں برا لگا تھا۔ وہ ایک خاموش نظر اس کی بند آنکھوں پر ڈالتے اس کے پاس بیٹھی تھی اور آہستگی سے وہ خود پر دوپٹہ پھیلائی ایک دم سے کونے میں ہوتی لیٹ گئی تھی۔ دوڑ کر اس کے اپنے پاؤں درد کر رہے تھے جبھی وہ اس کے پاس لیٹتے آنکھیں موند گئی۔ مجھے کچھ کام کرنا ہے تو تم دوا کھاتے سو جانا، اوکے؟ اس کی خاموشی وہ نوٹ کر چکا تھا، مگر بنا اس سے پوچھے وہ کھانا کھاتے کمرے میں آیا تھا اور اب اس کے آتے ہی بیڈ پر سے اٹھا تھا، لیپ ٹاپ اٹھائے اسٹڈی کی جانب بڑھا۔ کیا اپ ڈیٹس ہیں؟ لیپ ٹاپ اٹیچ کرتے وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے سگریٹ سلگا گیا۔ مبارک ہو، نکاح ہو گیا۔ مقابل نے مسکراتے مبارکباد پیش کی، جسے اس نے سر کو خم دیتے ہوئے قبول کیا اور ایک گہرا پرسکون سانس فضا کے سپرد کیا۔ گھر میں سے کسی کو معلوم ہے اس بارے میں؟ وہ جانتا تھا اگر یہ خبر باہر نکلی تو ضرور دھماکہ ہونا تھا۔ ابھی تک کچھ معلوم نہیں کسی کو بھی، اسفندیار نے منع کیا ہے بتانے سے۔ ایحان نے اسفندیار کی کہی بات اسے بتائی تو وہ سر ہلا گیا۔ اس گھر گئے تھے تم؟ کیا کچھ معلوم پڑا اس کے بارے میں؟ زارون کو یاد آیا تو وہ ٹیک چھوڑتے ہوئے سیدھا ہوتے پوچھنے لگا۔ اسے اچھا لگا تھا کافی اسفندیار کا فیصلہ، اور ایحان کی مدد سے ان دونوں کو کافی مدد بھی مل چکی تھی اس معاملے میں۔ گیا تو تھا مگر کچھ خاص معلوم نہیں ہو سکا۔ اب اس گھر جانا پڑے گا دوبارہ، شاید کچھ پرانی یادیں مل جائیں، اور اس وقت بالکل سنجیدگی سے وہ اپنے کام پر فوکس رکھے۔ اسے ڈیٹیلز دے رہا تھا، اگر کوئی اور اسے دیکھتا تو ماننا مشکل ہو جاتا کہ یہ وہی ایحان ہے جو ہر کسی سے شرارتیں کرتا پھرتا ہے۔ اسفندیار واپس نہیں آیا؟ اسے تو آ جانا چاہیے تھا اب تک۔ شاید کچھ کام پڑ گیا ہو۔ ایحان نے بات بدلی کہ وہ سر ہلا گیا۔ ویسے بھی اسے تو آنا ہی تھا واپس۔ ایک کام کرنا، وہ علیشے کو بتا دو کہ ارتضیٰ آئے گا کل تو وہ اس کے ساتھ چلی جائے۔ ماتھے کو مسلتے زارون نے عام سے انداز میں کہا، جبکہ ایحان کے ماتھے پر ایک ساتھ ڈھیروں بل نمودار ہوئے۔ کیوں، کوئی خاص وجہ؟ لہجہ انتہا کا سر تھا کہ زارون ایک بار ٹھٹکا مگر پھر سر جھٹک گیا۔ وہ اس لیے کہ شانزے کا داخلہ کروانا ہے۔ اسفندیار تو ہے نہیں تو علیشے ارتضیٰ کے ساتھ کروا آئے گی۔ زارون جانتا تھا ارتضیٰ کیسے اسفندیار کے ساتھ اسکول کی تعمیر کروانا چاہتا تھا، جبھی وہ اسے بھی اس کام میں ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں خود لے جاؤں گا علیشے کو، وہ جتاتے انداز میں علیشے پر زور دیتے بولا تھا کہ زارون ٹھٹکا اس کے اس انداز پر۔ اسے آج بار بار ایحان کا انداز کچھ بدلا سا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ کچھ غلط سوچنے کے بجائے محض سر ہلا گیا۔
ओके, बाद में बात होगी। कॉल काटते ही वो जाने कितनी देर खामोश रहा था। ओके सर, बाद में बात होगी। सर में उठते शदीद दर्द को नज़रअंदाज किए वो दोबारा से सिगरेट सुलगाने लगा कि मान रूम से आती आवाज़ों पर वो ठिठका और एकदम से सिगरेट को ऐश ट्रे में मसलते बाहर बढ़ा था। ये सब क्या है? सर्द गुस्से में लबरेज मगर धीमी आवाज़ में उसकी पुश्त पर खड़ा वो गुर्राया था। मैं तुमसे हूँ सोहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ सोहा। उसे यूं ही खुद को इग्नोर किए अपने काम में मगन देखते वो दांत पीसते हुए बोला था, जबकि सोहाई ने अपने लरसते दिल को मजबूत करते आज फैसले की ठानी थी। भला वो कैसे उसकी बात मानती? सुनाई कम देता है तुम्हें? क्यों पैक कर रही हो कपड़े? उसे इग्नोर करने पर वो एकदम से गुस्से और तैश से बिफरते हुए आगे बढ़ा था और झटके से उसे खींचते अपनी जानिब कर गया। छोड़े मेरा हाथ। वो बिना उसकी जानिब देखे अपने हाथ को उसकी मजबूत गिरफ्त से आज़ाद करवाने लगी, जबकि मुकाबिल ने झटके से उसे खींचते दीवार से लगाया कि वो हमेशा की तरह उसके गैर मुतवक्को रवैये पर घबरा कर सर थाम गई। कहाँ जा रही हो? उसके चेहरे पर मिटे मिटे आंसुओं के निशान देख फौरन से लहजा नर्म हुआ था। अपनी सख्ती का अंदाज़ा होते वो लब दांतों तले दबा गया। मुझे वापस जाना है गांव। वो हिम्मत करती बोल पड़ी थी। जाने कितने ज़ब्त के बाद ये फैसला किया था। वो कैसे अपनी आंखों के सामने उसे किसी और का होते देख लेती। उससे तो यही अच्छा था कि वो चली जाती उससे दूर। वजह जान सकता हूँ? वो हाथ उसके दाएं बाएं जमाते गहरी संजीदा नज़रें उस पर गाड़ते बोला था कि वो लब भींचते आंखें बंद कर गई। मुझे जाना है कल ही वापस। कमरे के तारीकी समोए पुरफसूं से माहौल में एक बार फिर से उसकी मिनमिनाहट गूंजी, जो कि मुकाबिल के लिए बर्दाश्त करना खासा नामुमकिन था। ऐसे तो तुम्हें मामा हवेली में कदम रखने भी नहीं देंगी। उसकी जेलसी वो समझ सकता था। जानता था कि वो डरपोक उसी की वजह से उससे दूर जा रही थी, मगर क्या अब उसका जाना मुमकिन था? वो शरारत से कहते उसकी नासमझी से फैली आंखों में देखने लगा। इतनी जल्दी हार गई? वो साफ चिढ़ा रहा था उसे कि अब सुहाई के लिए खुद पर जब्त करना नामुमकिन था। जब भी वो एकदम से आतिश फिशां बनती उस पर फट पड़ी। मुझे तलाक चाहिए आपसे ज़ारून खान, बहुत जल्द। इस नाम के रिश्ते से मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ, इससे पहले कि वो उसे छोड़ता। इससे अच्छा था कि वो खुद ही मोहब्बत का भरम रखने को उससे अलग होने का मुतालबा कर लेती। वो बोल तो चुकी थी, मगर यही अल्फाज उसके दिल पे किसी खंजर की तरह चुभे थे। वो बुत बने खड़े ज़ारून को देखती वहाँ से जाने लगी। अपने आंसू उस सितमगर के सामने कैसे बेमोल कर देती। आह ज़ारून! एकदम से उसने झटके से उसे खींचते हुए उसकी कलाइयों को बेदर्दी से मोड़ते उसकी कमर से लगाया था कि वो हरासा सी होते चीख पड़ी। क्या कहा तुमने अभी? वो गैज़ो गज़ब से धाड़ उठा था कि उसके रूप को देखती वो अंदर तक लरस गई। उसे तो लगा था कि मामला आराम से निमट जाएगा, मगर यहाँ तो वो और भी भड़क रहा था। तलाक चाहिए तुम्हें मुझसे? सुहाई ज़ारून खान, बोलो। बोल क्यों नहीं रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है मेरी ज़िंदगी में आना और फिर अचानक से तलाक का मुतालबा कर देना? समझा क्या है तुमने मुझे? मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो बिला वजह बीवी की तलाक मांगने पर उन्हें आज़ाद कर दें। ये मेरी ही ढील का नतीजा है, अब और नहीं। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते उसे झटके से पीछे की जानिब धक्का देते हुए बोला, जबकि उसके लफ्ज़ों से उसके लहजे से टपकती जनूनियत सुहाई की रीढ़ की हड्डी में सरसराहट दौड़ा गई। नहीं ज़ारून खान। उसके बढ़ते कदम अपनी जानिब देखकर वो खौफ से लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ी थी, जबकि वो तो जैसे बहरा हो चुका था। उसके बोले अल्फाज ज़ारून खान के दिलो दिमाग पर कोड़े की मानित बरस रहे थे। आज के बाद तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में मुझसे दूर जाने का ख्याल भी नहीं आएगा सुहाई ज़ारून खान, क्योंकि आज तुम सही मायनों में मेरी बीवी बनोगी। वो उसकी तरफ झुकते बेतासुर लहजे में मध्यम सी लैंप की रोशनी में उसके खौफजदा चेहरे को देखते हुए धाड़ा था। फिजा में बिखरती मध्यम सी आवाज़ में एकदम से रवानी आई थी। वो आंखें खोले यूं ही चित लेटे अपने दाएं बाएं देख उस अनजान माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी नज़रें उस बंद छोटे से लकड़ी के दरवाजे पर गई थीं जो काफ़ी बोसीदा सा था। फिर वो यूं ही नज़रें घुमाए
सामने देखने लगा, जहाँ दीवार पर बनी एक छोटी सी खिड़की में से स्याह आसमान पर दिखता चांद पूरी आबोताब से जगमगाते कमरे को रोशनी से सजा रहा था। अपने साथ किसी और की भीनी भीनी मध्यम सी खुशबू महसूस करते वो हैरत समोए अपने दाएं जानिब देखने लगा, जहाँ वो गठड़ी बनी एकदम से नीचे को लुढ़क रही थी। एकदम उसके हवास बेदार हुए और उसने उसको हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा कि अचानक से कंधे में होती हरकत की वजह से एक हल्की सी चीख असफंदियार के मुंह से निकली। वो एक नज़र उसके वजूद पर डालते अब अपने कंधे की जानिब मुतवज्जो हुआ था, जहाँ से अब दोबारा खून रिसने लगा था। अचानक से यूं हिलने की वजह से जख्म में दोबारा से ताजगी पैदा हुई थी, जैसे जब भी वो आंखें मूंदते सर तकिए पर डाल चुका था कि क्या हुआ। वो जो यूं उसके अचानक से खींचने पर उठ चुकी थी, अब यूं से आंखें बंद किए होंठ दांतों तले दबाए देख फौरन से पूछने लगी। उसकी बारीक परेशानी समोई आवाज़ उसकी सांसों में गूंजी थी कि वो आंखें खोले उसे देखने लगा, जो बिखरे हुलिये में बेतहाशा परेशान उसके पास बैठी उसी से इस्तफसार कर रही थी। तुम रोई हो? उसकी सूजी मुतवरम आंखें वो हैरत से गुंग होते देखकर एकदम उठने की कोशिश करने लगा कि अब रेशम ने आगे को खिसकते उसे कंधे से पकड़कर सहारे से टेक लगाते बिठाया। आपको दर्द हो रहा है क्या? वो बिना उसकी बात का जवाब दिए उसकी सुर्ख पड़ती रंगत को देखने लगी, जो मुतफिक्र बेचैन नजरें उसके चेहरे पर गाड़े हुए था। झटके से अपने बाजू को पकड़ते हुए झटके से उसके बाजू को पकड़ते हुए वो बोला कि अचानक से वो उसके कंधे से लगती फौरन पीछे हुई। मुकाबिल ने एकदम से उसकी कोशिश नाकाम बनाई। मेरी वजह से आपको गोली लगी। वो जानती थी जब तक जवाब ना दिया वो बात खत्म नहीं करेगा। उसे फिक्र होने लगी थी क्योंकि उसके कंधे पर अभी तक जख्म बिल्कुल हरा था, कहीं वो अपनी ज़िद में कोई हिमाकत ना कर दे। किसने कहा कि मुझे तुम्हारी वजह से गोली लगी है? वो हाथ बढ़ाकर उसका दुपट्टा उसके सर पर ठीक करते हुए बोला कि वो बेचैन होती पीछे हुई, मगर वो कहाँ मौका दे रहा था। मुझे पता है। अपनी लरसती पलकों को झुकाए वो बमुश्किल खुश्क होते होंठों पर जुबान फेरते बोली। असफंद ने कंधे से थामे उसका रुख अपनी जानिब किया। उसकी नज़रें, उसका लम्स, अब रेशम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। सांस सीने में अटकने लगा था। उसे कभी भी इस मार का उसको छूना बुरा नहीं लगा था, मगर अभी जाने क्यों एक अजीब सी वहशत सी होने लगी थी। वो बोलना चाह रही थी, उसे रोकना चाह रही थी, मगर अल्फाज जैसे ख़त्म हो गए थे। मुहाफ़िज़ हूँ, लुटेरा नहीं। उसका यूं बार बार अपने हाथ को झटकते देखकर वो गहरे तंज करते हुए बोला, मगर उसके अल्फाज पर गौर करती वो शर्मिंदा सी हो गई। वो बिना उसके शर्मिंदा होते तासुरात पर गौर किए उसके घुंघरियाले बालों को समेटते दुपट्टा उठाए उसके सर पर ओढ़ने लगा कि अब रेशम खुद ही हाथ बढ़ाते दुपट्टा ठीक से ओढ़ने लगी। अब बताओ क्या हुआ? दुपट्टे को हिजाब की मानित ओढ़ते वो उठने लगी कि असफंद ने दोबारा उसके बाजू से पकड़कर उससे पूछा, परेशान मत हो, सब ठीक है। अपने सीने पर सर टिकाई वो उसका हाथ अपने सर पर रख गया। क्या हुआ अब्र? आर यू क्राइंग? एकदम से खुद पर नमी महसूस करते वो परेशानी से उसके चेहरे को देखने की कोशिश करने लगा, जो हनूज उसके सीने में दिए रोने का शुगल फरमा रही थी। सब मेरी वजह से हुआ है। इज़मार मेरी वजह से मर गया। तुम्हें भी गोली लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फैज़ान लाला ऐसे होंगे। मुश्किल रोती वो हिचकियां भरते बोली, जबकि असफंदियार की दिमाग की नसें एकदम से गुस्से से फूली थीं। वो आंखें मूंदते खुद पर जब्त करने लगा। काश के फैज़ान उसके सामने होता और वो उसको ऐसी इबरतनाक मौत देता कि ताउम्र कोई मर्द ऐसी हरकत ना करता। फिर एक बात याद रखना अब, एक महरम के सिवा कोई भी मर्द तुम्हारा मुहाफिज नहीं हो सकता, चाहे वो मर्द तुम्हें कितना ही अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए। मगर एक सच्ची और पुरखलूस मोहब्बत एक पाक रिश्ते में ही होती है, जैसी इज़मार खान करता था तुमसे, जैसी मैं करता हूँ तुमसे। वो उसके चेहरे को ऊपर किए नरमी से उसे समझा रहा था कि आखिरी बात पर वो यूं ही अचानक से उसे देखे गई, जो मुस्कुराते उसके चेहरे पर झुका था और मोहब्बत से उसके आंसुओं को साफ करते उसकी पेशानी पर लब रख गया था। वो आंखें बंद किए उसके लम्स को महसूस करने लगी। एक अलग सा सकून और तमानियत उसके अंदर तक उतरी थी। तुम्हें मेरे सिवा कोई नहीं छू सकता, कोई महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी ही थी।
और मेरी हो। मुझे तुमसे कोई इश्क, कोई धुआंधार मोहब्बत नहीं थी और ना है। मुझे अपनी बीवी से, अपनी शरीके हयात से मोहब्बत है, जो मेरे रब ने मेरे दिल में डाली है तुम्हारे लिए। अब रेशम अभी तक उलझी हुई सी थी उसकी बातों पर, मगर उसकी बातें उसे सुकून दे रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर वो क्यों ये सब उसे बता रहा था। जब भी वो खामोश बैठी उसकी एक एक बात को गौर से सुन रही थी। मेरे बताने का मकसद सिर्फ यही है कि तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम इन सब की ज़िम्मेदार हो। तो अब बार बार खुद को अजियत देना बंद करो। उसके हिजाब में लिपटे सर पर होंठ रखता वो नरमी से बोला कि वो गहरा सांस भर कर रह गई। हम कहाँ पर हैं वैसे? एकदम से उसके हिसार को तोड़े वो उठी थी कि वो उसकी पुश्त को देखकर इस्तफसार करने लगा। वो एक अंकल मिले थे, वही लेकर आए हैं हमें यहाँ। अपने बिखरते तनफ्फुस को संभालते वो मेज़ पर रखी दवा उठाते बोली, जबकि असफंद ने नज़रें दौड़ाते कमरे को देखा। चेंज कर दूं मैं? उसके पास बेड पर थोड़ी सी जगह पर बैठते वो झुकी नज़रों से बोली थी कि वो सर हिला गया। अंकल कह रहे थे कि ज़ख्म अभी ताज़ा है तो आपको आराम करना चाहिए। आप अब आराम करें, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। कंधे पर मरहम लगाते वो पट्टी करते बोली कि एक साथ ढेरों बल उसके माथे पर नमूदार हुए। भूख नहीं है मुझे, रहने दो तुम। वो सख्त लहजे में उसे रोकने लगा। क्या मालूम कैसे लोग थे वो, और अब यूं उसके लिए बार बार मदद मांगेगी वो उससे। वो सोचकर कुछ उसे रोक गया कि वो दरवाजे के पास कदम रोक मुड़ते उसी को देखने लगी। जब तक ठीक नहीं होंगे हम वापस कैसे जाएंगे, और उसके लिए खाना तो ज़रूरी है ना। वो साफ जताते लहजे में बोली कि उसके लिए वापस जाना ज़्यादा ज़रूरी है। मान दरवाजे पर दस्तक हुई और बैक वक्त दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा।